का हमारा जो विषय है वो है कार्यालय हिंदी और अनुवाद। ठीक है, इसे साधारण तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्यालय हिंदी क्या है। ठीक है, पहले जब हम ये समझ लेंगे फिर हमारा जो अगले चरण में हम ये समझेंगे कि कार्यालय हिंदी का अनुवाद क्यों किया जाता है, ठीक है, या क्यों इसकी जरूरत है, और कार्यालय हिंदी अनुवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या कार्यालय हिंदी अनुवाद किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए कार्यालय समझते हैं? कार्यालय क्या है? कार्यालय किसे कहते हैं? ऑफिस, दफ्तर भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कार्यालय जो है, ऑफिस जो है, वह सरकारी भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वह खास तौर पे हम बात कर रहे हैं सरकारी दफ्तर की, है ना। तो कार्यालय हिंदी का मतलब क्या हुआ? कार्यालय तो समझ गए, ऑफिस या दफ्तर। तो कार्यालय हिंदी का मतलब क्या हुआ? कार्यालय में, ऑफिस में या दफ्तर में काम काज में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी भाषा। ठीक है, काम काज की सरकारी कार्यालयों में या निजी कार्यालयों में काम काज की जो हिंदी की जो भाषा होती है उसे हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। और इसे और ठीक से आप समझें तो यह कार्यालय हिंदी, इससे हमारा तात्पर्य क्या है? राजभाषा हिंदी से। क्योंकि हम पहले ही ये जान चुके हैं कि राजभाषा हिंदी किसे कहते हैं। राजभाषा क्या है? वह भाषा जो सरकारी कामकाज या शासन प्रशासन के कामकाज की भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो कार्यालय हिंदी से हमारा तात्पर्य राजभाषा हिंदी से ही है। ठीक है बच्चों, कार्यालय हिंदी को ही व्यवहारिक हिंदी, राजभाषा हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी कई नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, हिंदी भारत संघ के राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई थी और 1950 में हिंदी को केंद्र की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और राजभाषा को ही हम ऑफिस लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन आप सबको ये बात भी मालूम है कि जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है, तब यह भी था कि अगले 15 सालों तक, ठीक है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा बनी रहेगी। संविधान का अनुच्छेद जो 343 है उसमें इसका जिक्र किया गया है। इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि बीच में जब उसे लगे कि अब हिंदी में सारे कामकाज शुरू हो रहे हैं और हिंदी अब व्यवहार की भाषा बन रही है ऑफिस या कार्यालय में, तो वो अंग्रेजी को हटा सकता था और पूरी तरह से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, यह उसमें ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमियों की वजह से अभी तक ऐसा हो नहीं सका है और आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भारत की राजभाषा बनी हुई है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि जहां कार्यालयों में अंग्रेजी भी काम कर रही है राजभाषा के रूप में और हिंदी भी है, तब अनुवाद का महत्व बढ़ जाता है। आ गई बात समझ में? इसलिए कार्यालय अनुवाद की परिकल्पना आई, क्योंकि अभी भी कार्यालयों में द्विभाषा स्तर काम जो है वह द्विभाषा के स्तर पे, यानी कि दोनों भाषाओं के स्तर पे वो काम हो रहा है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। इसलिए कार्यालय अनुवाद, कार्यालय हिंदी यानी कि कार्यालय हिंदी के अनुवाद की आवश्यकता हमें महसूस होती है। जो कार्यालय है, ठीक है ना, उस कार्यालय में हिंदी का जो कार्यान्वयन है देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, आप सब ये जानते हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं, पर आप दक्षिण में चले जाएं तो वहाँ पे दूसरी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएं तो वहाँ पे दूसरी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उत्तर भारत में जिस स्तर से हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, दक्षिण भारत में वैसे नहीं किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कार्यालय में हिंदी का कार्यान्वयन है, उसके संदर्भ में विभिन्न भाषा भाषी जो राज्य हैं देश के, उनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, या 3 वर्गों में उनको विभाजित किया गया। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आया है
वर्ग क। कौन सा वर्ग आया है? नाम ही है इसका क। जो 3 वर्ग विभाजित किए गए ना कार्यालयों में हिंदी के कार्यान्वयन की दृष्टि से, जो विभिन्न भाषा भाषी प्रदेश हैं हिंदुस्तान में, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग जो है वो क वर्ग है। इसमें सभी हिंदी भाषी क्षेत्र आते हैं। और इसके कुल राज्य कौन कौन से हैं? इसके राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये वैसे राज्य हैं जहां खूब हिंदी बोली जाती है, खूब व्यवहार में लाई जाती है। तो इनके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया? इन प्रदेशों के सरकारी पत्र यदि केंद्र सरकार को या अपने या इन क्षेत्रों के लोगों के शासन प्रशासन को अगर भेजे जाएंगे तो यहां हिंदी की अनिवार्यता होगी। यानी कि इस राज्य को या इस राज्य से कहीं और पत्र जो भी भेजा जाएगा कार्यालय से, वहां पे हिंदी की अनिवार्यता रहेगी। यानी कि वे पत्र हिंदी में लिखे जाएंगे। ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि किसी दूसरे राज्य से अगर इन्हें ये पत्र आता है, इन राज्यों को, ठीक है, या केंद्र से, और अगर वह पत्र अंग्रेजी में आता है तो साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी संलग्न किया जाएगा। आ गई बात समझ में? क वर्ग के बारे में समझ गए? कौन कौन से राज्य हैं और इनके साथ कार्यालयीय हिंदी में जो पत्र व्यवहार होगा वो किस रूप में होगा। स्पष्ट है? चलिए, दूसरा वर्ग है, वह वर्ग है ख वर्ग। ठीक है। दूसरा वर्ग है ख वर्ग। इस वर्ग में जो आने वाले राज्य हैं वो है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़। ठीक है। इसके साथ शर्त ये है कि अगर पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता है, ठीक है, तो इसके साथ इन्हें उसका अनुवाद भी भेजना होगा। आई बात समझ में? पहले में हिंदी की अनिवार्यता है, यहां हिंदी की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर पत्र अंग्रेजी में भेजा जाएगा तो साथ में उसका अनुवाद भी भेजा जाएगा। स्पष्ट है? जो तीसरा वर्ग है, इस तीसरे वर्ग में ये जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषा भाषी बोलने वाले जो राज्य हैं वो आते हैं। ठीक है। इनके साथ क्या है कि अगर इन राज्यों के साथ पत्र व्यवहार हिंदी में किया जाता है तो साथ में अंग्रेजी का अनुवाद भेजना अनिवार्य होगा। आ गई बात समझ में? तो ये कुल 3 वर्ग बनाए गए हैं कि कैसे विभिन्न भाषा भाषी जो राज्य हैं उनके साथ समन्वय स्थापित किया जा सके, पत्र व्यवहार किया जा सके। आगे बात समझ में? तो ये है 3 वर्ग जो कि विभक्त किया गया है कार्यालयी हिंदी अनुवाद के प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है। अगला बिंदु है या सवाल ये है कि आखिरकार कार्यालयी हिंदी अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। तो इसका उत्तर आप सब जानते हैं कि आजादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस समय में अंग्रेजी जो थी वो राजभाषा या सभी तरह के सरकारी कामकाज की भाषा हुआ करती थी। ठीक है। तो शासन बेशक अंग्रेजों का था, लेकिन साथ साथ काम तो हिंदुस्तान के लोग भी करते थे। तो इस कारण से कार्यालयों में लोगों के द्वारा, जो देश की जो जनता थी, उनको अंग्रेजी में ही काम करने की आदत थी। यानी कि जो अभ्यास था वह अभ्यास किस भाषा में काम करने का था? अंग्रेजी में ही काज करने का उनको अभ्यास था। जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो देश की आजादी के बाद हिंदी को भी सरकारी कामकाज की भाषा या कहें आप राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। लेकिन जो भी कर्मचारी थे वो बहुत पहले से ही अंग्रेजी में कामकाज करने के अभ्यस्त हो चुके थे, इसीलिए अनुवाद की जरूरत हुई या अनुवाद की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस प्रकार कार्यालयों में प्रमुखतः अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया को गति मिली, क्योंकि जितने भी कर्मचारी थे वो बहुत हद तक वह अंग्रेजी में ही काम करने को अभ्यस्त हो चुके थे। इसलिए अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है उसको गति मिली आजादी के बाद।
आई बात समझ में, क्यों उसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, समस्त कार्य व्यापार को देखते हुए कार्यालयी हिंदी अनुवाद का, कार्यालयी अनुवाद का जो स्वरूप है उसे हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं कि किस किस तरह के अनुवाद कार्यालयी हिंदी में कार्यालयों में किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के काम होते हैं कार्यालयों में उनको आधार बनाकर कार्यालयी हिंदी जो अनुवाद है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उसके 3 रूप हो सकते हैं। पहला प्रकार है वह है सांविधिक अनुवाद। सरकार और संस्था आदि के नियम कानून संविधान और दस्तावेजों से जुड़ा हुआ जो अनुवाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, सांविधिक अनुवाद, पहला प्रकार। ठीक है, दूसरा प्रकार है वह है तकनीकी सामग्री का अनुवाद। आप सब जानते हैं कि किसी एक सरकार में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, तो प्रत्येक विभागों से जुड़े हुए जो तकनीकी शब्द हैं, ठीक है ना, ये काम हो गया या पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना हो गया, इससे जुड़ा हुआ जो अनुवाद होता है वो आता है तकनीकी सामग्री का अनुवाद। यह दूसरा प्रकार होता है। एक और चीज आप जोड़ सकते हैं कि भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, ठीक है ना, उनके कार्यों के लिए जो उपयोगी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनका विकास तकनीकी सामग्री के अनुवाद के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ताकि काम सुगम हो सके, आसान हो सके और प्रत्येक विषय से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनकी एक स्पष्ट परिभाषा तय की जा सके। आगे बात समझ में, ये दूसरा विभाग हो गया। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है वह है दैनिक महत्व की सामग्री का अनुवाद। दैनिक महत्व जिसमें कि नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लेटर, सर्कुलर, तमाम तरह की चीजें आती हैं, वो सारा अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में करना इस तीसरी कैटेगरी में आता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो कुल कितने प्रकार हो गए इसके? 3 प्रकार हो गए। पहला कौन सा है? सांविधिक अनुवाद, दूसरा तकनीकी सामग्री का अनुवाद और तीसरा दैनिक महत्व की सामग्री का अनुवाद। आ गया समझ में? हमने क्या समझ लिया? कार्यालयी हिंदी समझ लिया। ठीक है, कार्यालयी हिंदी में अनुवाद की जरूरत क्यों है समझ लिया, और कार्यालयी हिंदी अनुवाद के प्रकार को हमने समझ लिया। ठीक है, और अंत में अब हम जानेंगे अंतिम पॉइंट, कार्यालयी अनुवाद की विशेषता। कार्यालयी अनुवाद की जो पहली विशेषता होती है वह होती है अभिधावाचक। अभिधावाचक का तात्पर्य हुआ कि सीधा, सरल और स्पष्ट। इसमें जो साहित्यिक रचना होती है, इसमें कि लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग होता है ना, उस तरह की लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि एक बात के अन्य अर्थ नहीं होने चाहिए। सीधे शब्दों में अगर आप समझे, अभिधा का मतलब कि सीधी बात, उसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तीसरी बात है कि अभिधावाचक का मतलब है कि सरल और सूचनापरक। ठीक है, यह जो अभिधावाचक, इसमें क्या होता है कि भाषा अनुवाद जो सरल होता है और सूचनापरक होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है, कि जो कहा गया है सिर्फ उतनी ही बात वहां पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अभिधा का वाचक का अर्थ हुआ सीधा, सरल और स्पष्ट, जिसमें लक्षणा और व्यंजना नहीं। तीसरी जो विशेषता है वह है एकार्थता। एकार्थता इसलिए कि अनिवार्य रूप से पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट, अकाउंट का अर्थ क्या होता है? खाता। ठीक है, तो एक पारिभाषिक शब्दावली है। ठीक है ना। जैसे एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, उसके बदले में, उसके अर्थ में। तो जितनी भी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं अधिक से अधिक उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अर्थ की स्पष्टता होती है। अलग अलग अर्थ उसके निकल करके नहीं आते हैं, एक ही अर्थ उसका सामने आता है, ताकि किसी भी तरह की दुविधा या कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। आगे बात समझ में? ठीक है, इसका एक कारण यह है कि कार्यालयी भाषा जो होती है वह निश्चित सूचना, ठीक है, या निश्चित संदेश देने वाली होती है, इसलिए इसमें शब्दों के बहुत सारे अर्थ की कोई गुंजाइश नहीं होती है, एक शब्द के एक ही अर्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है शब्द शैली विषमता। शब्द शैली विषमता का तात्पर्य है कि जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, ठीक है ना, उनकी समझ के लिए, ताकि सरल ढंग से अनुवाद समझ में आ जाए,
शब्द शैली की विषमता को भी स्वीकार कर लिया गया है। जैसे कि एप्लीकेशन एक शब्द है ना, ठीक है, तो इसके लिए आवेदन पत्र भी स्वीकृत है और अर्जी भी स्वीकृत है। यानी कि अर्जी भी आप कहें तो भी काम चलेगा, आवेदन पत्र कहें तो भी काम चलेगा, और एप्लीकेशन आप कहें तो भी काम चलेगा। यानी कि सुगमता से जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जिनको हिंदी बहुत ज्यादा नहीं आती है, उनकी सुविधा के लिए शब्द शैली की विषमता को भी इसमें स्वीकार किया गया है, और यह भी इसकी एक बड़ी विशेषता है। जैसे कौन उदाहरण लीजिए, इंजीनियर भी चलता है और अभियंता भी चलता है, ठीक है। तो मतलब जितना सरल और आसान हो सके उसे आसान और सरल बनाने के लिए शब्द शैली की विषमता को स्वीकार किया गया, ठीक है। ये कुल इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई, ठीक है, जिन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या क्या सीखा, कार्यालय हिंदी, ठीक है, कार्यालय हिंदी आवश्यकता, ठीक है, कार्यालय हिंदी अनुवाद और उसकी विशेषता, ठीक है।